नमस्कार। देखिए, राजनीति को लोग अक्सर बस नारों और वादों का एक खेल ही समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जमीन पर ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। उनकी उम्मीदें, उनकी रोज की मुश्किलें। आज हम यहाँ चुनाव जीतने या हारने की बात करने के लिए नहीं है। नहीं, आज हम शासन को, गवर्नेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक विज्ञान की तरह, एक इंजीनियरिंग की तरह, कि कैसे कैसे आंकड़ों और जमीन की सच्चाई को मिलाकर एक ऐसा खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है जो सिर्फ वोट नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीत सके। तो चलिए, हमारी ये पड़ताल शुरू होती है मणिपुर के एक शहरी विधानसभा क्षेत्र या स्कूल से। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता समाज है। यहीं की गलियों में, बाजारों में, घरों में हमें वो सवाल मिलते हैं जिनका जवाब हर नेता को ढूंढना ही पड़ता है। आप जानते हैं, हर जगह की मिट्टी की अपनी एक कहानी होती है, लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं, और सारी की सारी राजनीति बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। 632 वोट, बस इतना ही वोट। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना था। जरा सोचिए इस बारे में। एक बहुत बड़ा फैसला, पूरे के पूरे इलाके का भविष्य सिर्फ कुछ 100 लोगों की पसंद पर टिका हुआ था। जब जनादेश इतना ज्यादा बटावा होना, तो ये एक चेतावनी भी होती है और एक मौका भी। चेतावनी ये कि लोगों का भरोसा बहुत नाजुक है, और मौका ये कि अब हर एक इंसान की आवाज को सुनना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और बस यहीं से हमारा असली काम शुरू होता है। देखिए, सवाल ये है ही नहीं कि चुनाव कैसे जीता जाए। असली सवाल तो यह है कि इतने कम मार्जिन वाले जनादेश को एक मजबूत, एक असरदार और एक जवाबदेह शासन में बदला कैसे जाए। ये एक पहेली है ना? और इसे सुलझाने के लिए हमें सतह के थोड़ा नीचे और गहराई में जाना होगा। देखिए, किसी भी समस्या का हल तभी निकलता है जब आप उसकी जड़ तक जाएं, उसे गहराई से समझें। तो चलिए, सबसे पहले यह स्कूल की इस राजनीतिक उठापटक को समझते हैं, इसकी नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर यहां के वोटर इतने बटे हुए क्यों हैं? ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी बताते हैं। 2022 में जीतने वाली पार्टी को मिले करीब 40% वोट, ठीक है। पर दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियों को मिलाकर कितने मिले? करीब 56%। मतलब साफ है, बहुमत यानी मेजॉरिटी आबादी ने असल में जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया था। किसी भी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला ही नहीं। इसी को कहते हैं वोटों का बिखराव या वोट फ्रैगमेंटेशन। होता क्या है कि जब एक जैसी सोच रखने वाले कई उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं, तो उनको सपोर्ट करने वाले वोट भी बन जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि एक उम्मीदवार बहुत कम वोट शेयर के साथ भी चुनाव जीत जाता है। यह स्कूल का ये बटावा जनादेश इस राजनीतिक सच्चाई की एक जीती जागते मिसाल है। अब देखिए, चुनाव के नतीजे तो हमें ये बता देते हैं कि क्या हुआ, पर वो ये कभी नहीं बताते कि क्यों हुआ। और इस क्यों का जवाब वो आंकड़ों में नहीं मिलता, वो मिलता है लोगों के बीच, उनकी बातों में। तो चलिए, अब जरा जमीन की आवाज को सुनते हैं। तो लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? वही रोजमर्रा की चीजें, गड्ढों से भरी सड़कें जो हर दिन के आने जाने को एक जंग बना देती हैं। कभी भी कट जाने वाली बिजली और पानी की सप्लाई, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी जो उनके भविष्य पर ही एक सवालिया निशान लगा देती है। और हाँ, महिलाओं की सुरक्षा, जो किसी भी सभ्य समाज की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे लोगों की गरिमा, उनकी डिग्निटी से जुड़े हैं। और जरा सोचिए कि ये चिंताएं आ कहां से रही हैं। या स्कूल की कुल आबादी में करीब 53% महिलाएं हैं, और 25% से ज्यादा वोटर 35 साल से कम उम्र के नौजवान हैं। यही वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा, जिनकी उम्मीदें इस इलाके का कल तय करेंगी। तो जाहिर है, कोई भी रणनीति, कोई भी प्लान इन दो ग्रुप्स की आवाज को नजरअंदाज करके बन ही नहीं सकता। इनको तो सेंटर में रखना ही होगा। देखिए, आज जो भी हो रहा है वो हमेशा गुजरे हुए कल की नींव पर ही खड़ा होता है। तो यास्कूल की आज की राजनीतिक तस्वीर को समझने के लिए हमें इसके चुनावी इतिहास की परतें खोलनी होंगी। चलिए, जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में यहां लोगों की पसंद कैसे और क्यों बदलती रही है। ये टाइमलाइन एक ही कहानी कहती है, अस्थिरता की, वॉलेटिलिटी की। यहां कभी किसी एक पार्टी का दबदबा रहा ही नहीं, सत्ता बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही है। सोचिए, 2007 में एक पार्टी 63% के भारी बहुमत से जीतती है, और ठीक अगले चुनाव में 2012 में वही पार्टी सिर्फ 325 वोटों से किसी तरह जीत पाती है। ये क्या दिखाता है? यही कि यहां के वोटर किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो काम चाहते हैं, वे नतीजे चाहते हैं।
और अब ये देखिए, ये गिरावट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। एक पार्टी जो कभी 2/3 बहुमत से जीती थी, वो महज 15 साल में सिमट कर सिर्फ 2% पर आ गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सिर्फ उम्मीदवार बदलने से ऐसा हो गया, या फिर इसकी वजह जमीनी मुद्दों से कनेक्शन का टूट जाना था? ये आंकड़े हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि अगर लोगों की आवाज को अनसुना कर दिया जाए तो राजनीतिक जमीन कितनी तेजी से पैरों के नीचे से खिसक सकती है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, इतिहास को खंगाल लिया और लोगों की आवाज भी सुन ली। अब बात करते हैं समाधान की। इसके लिए एक डिसिप्लिन्ड, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। एक ऐसी रणनीति जो एक साथ 4 अलग-अलग दिशाओं में देखती है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। हमारे देश का संविधान हर नागरिक को डिग्निटी यानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और एक जागरूक, एक इन्फॉर्म्ड नागरिक ही लोकतंत्र की असली ताकत है। इसलिए पब्लिक लाइफ में होने वाला हर संवाद पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो इसका पहला चेहरा वो अंदर की तरफ देखता है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने मुद्दे क्या हैं। सड़कें, पानी, बिजली, नौकरियां, ये वो चीजें हैं जिनके साथ लोग हर दिन जीते हैं। किसी भी मजबूत रणनीति की नींव इन्हीं जमीनी हकीकतों पर टिकी होती है। दूसरा चेहरा भी अंदर ही देखता है, लेकिन ये एक तरह से आईना देखने जैसा है। आत्मविश्लेषण, आपकी अपनी ताकत क्या है और कमजोरी क्या, आपकी उम्मीदवार की इमेज कैसी है, आपका संगठन बूथ लेवल तक कितना मजबूत है। जब तक आप ईमानदारी से खुद को नहीं परखते, कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो सकती। अब तीसरा चेहरा बाहर की ओर देखता है, आपके क्षेत्र से बाहर। राज्य और देश में कौन से बड़े मुद्दे चल रहे हैं? क्या इकोनॉमी को लेकर कोई बड़ी बात हो रही है? क्या समाज में किसी बदलाव की लहर है? जब आप अपने लोकल मुद्दों को इन बड़े विचारों से जोड़ते हैं तो आपकी बात में ज्यादा वजन आता है, एक ज्यादा असरदार कहानी बनती है। और चौथा और आखिरी चेहरा, वो भी बाहर की तरफ ही देखता है, सीधे आपके विरोधियों पर। वो क्या कहेंगे, उनकी चाल क्या होगी, वो आपकी किस कमजोरी पर हमला कर सकते हैं। याद रखिए, एक अच्छा रणनीतिकार हमेशा अपने दुश्मन से 2 कदम आगे की सोचता है। तो अब वक्त है इन चारों दिशाओं से मिली सारी जानकारी को एक साथ जोड़ने का। अब हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे एनालिसिस को एक ठोस, एक्शन लेने लायक प्लान यानी एक ब्लूप्रिंट में बदला जा सकता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सीधे सीधे लोगों की समस्याओं का हल निकाले। याद है, हमने एक पहेली से शुरुआत की थी। ये वही पहेली है, लोगों की शिकायतें, खराब सड़कें, बेरोजगारी, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कमी और सुरक्षा की चिंता। यही वो चुनौतियां हैं जिनसे या स्कूल के लोग हर रोज जूझते हैं। और ये है उसका ब्लूप्रिंट, हर समस्या का एक सीधा, साफ और प्रैक्टिकल समाधान। खराब सड़कें तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट और टारगेटेड मरम्मत, बेरोजगारी तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पारदर्शिता चाहिए तो शिकायत हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग कमेटियां बनाइए, महिलाओं की सुरक्षा तो उनके लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट जैसी पहल शुरू कीजिए। देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, ये एक जवाबदेह शासन, एक अकाउंटेबल गवर्नेंस का पूरा रोड मैप है। इसी अप्रोच को हम गवर्नेंस इंजीनियरिंग कहते हैं, और इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है डेटा, टेक्नोलॉजी और जमीन की समझ का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो लोगों की जरूरतों को समझे और फिर तेजी से उनका हल निकाले। ये लीडरशिप का एक नया तरीका है जो बोलने से ज्यादा सुनने और समझने पर आधारित है। और यकीन मानिए, ये शासन को लेकर हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही पब्लिक सर्विस का भविष्य है? एक ऐसी लीडरशिप जो बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखती हो, एक ऐसा सिस्टम जो डेटा पर चले लेकिन लोगों की सहमति से। आज भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी तो इसी विचार को मजबूत करता है कि हर नागरिक का डेटा उसका अपना है और उसका इस्तेमाल हमेशा सहमति और पारदर्शिता के साथ ही होना चाहिए। यह सवाल हम सबको सोचना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 04 280 406 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।